नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा को कब्जा करने के बाद गजा के जो लोग हैं उनको लेके कौन सा प्लान इजराइल ने बनाया और साथ ही अमेरिका ने भारत को फिर से एक बड़ी धमकी दी है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। वहीं कश्मीर में एक बड़ी आपदा आ गई है, ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय गजा के लोगों का क्या हाल है वो भी अभी आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही पूरी दुनिया की अलग अलग बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चैनल पे जाके, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गजा हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, किसी भी खबर को आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं, यहीं आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी दे दें और साथ ही इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है वो उस देश के लिए दुआ की तरह काम करता है। तो कमेंट जरूर कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगा इजराइल की। दरअसल इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक न्यूज चैनल है i20 न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो अपने स्पिरिचुअल एजेंडा यानी ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को बहुत जल्द कामयाब करेंगे। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो जॉर्डन ने उसको कंडेम करने की कोशिश की। सऊदी अरब थोड़ा सा भड़कता हुआ दिखाई देता है। अलग अलग जो मुस्लिम देश है इस बात को लेकर निंदा कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत तो गाजा पे है। गाजा के लोगों ने क्या किया वो आप जानेंगे। तो जानने के बाद आज पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, जब बात आदमी की अपने बीबी, अपने बच्चों, अपने घर की औरतों पे आता है तो थोड़ा सा आदमी मजबूर होता है। सुबह भी मैंने बताया था कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो गजा छोड़ के बाहर जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने। किसी को कैंसर है, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, किसी की किडनी खराब है, तो ऐसे चीज़ों को लेके मेडिकल वीजा पे अलग अलग देश जा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो एक बार गजा छोड़ के गया वो न लौट के आएगा और ना ही इजराइल उसको आने देगा। बाकायदा इस चीज़ को इजराइल फंड भी कर रहा है कि गजा के लोग यहाँ से चले जाएं। और इसी कड़ी में एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आई है जो बेहद शॉकिंग है। दरअसल सूडान से बातचीत कर रहा था इजराइल और बातचीत लीक हो गई। और इस बातचीत में क्या चीजें थी वो आप जानिए। पहले सूडान से बातचीत करके सूडान के साथ इजराइल ने एक डील साइन की है, एक डील फाइन की है कि अगर गजा के लोगों को शिफ्ट करना होगा तो सूडान अपने यहाँ इन लोगों को आने देगा। यानी जब ग्रेटर इजराइल का सपना कामयाब करना होगा और साथ ही जब गजा को पूरी तरीके से खाली करवाना होगा, उस टाइम गजा के लोगों को इजराइल जहाजों में भर भर के सूडान भेज देगा। सूडान के हालात इस समय खुद खराब हैं। साल 2011 से सूडान में गृह युद्ध की स्थिति है। वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के उपराष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है और साथ ही अमेरिका ने वहाँ अपना गंदा खेल खेल दिया। अमेरिका पहले पैसे दे रहा था और अचानक से अमेरिका ने पैसे देना बंद कर दिए। अब इस वजह से सूडान अमेरिका और इजराइल की तमाम बातों को मानने के लिए मजबूर है और इसी बात का फायदा उठा के सूडान से ये कहा गया कि हम गजा के लोगों को तुम्हारे यहाँ शिफ्ट करेंगे और तुम्हें अपने यहाँ इनको शरण देनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि केवल सूडान से बातचीत हुई, आप न्यूज़ देखिए, इसमें क्लियर लिखा है कि सूडान के अलावा इंडोनेशिया से बातचीत की गई, सबसे बड़ा जो मुस्लिम देश है उससे। उसके अलावा युगांडा से बातचीत की गई, इसके अलावा लीबिया से बातचीत की गई और भी 2-4 देश से उनसे बातचीत की गई। और सबसे ये कहा गया कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हम गजा के लोगों को आपके यहाँ भेजेंगे। यानी जो 19-20 लाख लोग गजा में हैं इनको अलग अलग देशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे ही उनको 1-2 पीढ़ी तक रखा जाएगा और धीरे धीरे आदमी भूल ही जाएगा कि वो कहाँ से आया था और पूरी गजा पट्टी साफ हो जाएगी। और इस बारे में खुल के नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया। ये बात कोई चोरी छुपे नहीं है, ये बात खुल के नेतन्याहू ने बोल दी। और आप देखिए कि अरब कंट्रीज इसके बाद भी खामोश हैं, बस क्रिटिसाइज करते हैं। और इसी वजह से आज गजा में भुखमरी से मरने वालों की तादाद पिछले रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। पिछले 24 घंटे में 300 लोग मारे जा चुके हैं। भुखमरी से नहीं, टोटल अगर रिकॉर्ड बात करें तो 300 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 24 घंटे में। लगातार इजराइल हमले कर रहा, लगातार लोगों को मार रहा और इन तमाम चीज़ों में पूरी दुनिया खामोश बैठी है, क्योंकि टॉपिक चेंज होते रहते हैं। इस समय पूरी दुनिया का जो एजेंडा है वो टैरिफ का है। टैरिफ की क्या अपडेट है वो भी आपको बताता हूँ। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही कि आज इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। सुबह कुछ लोग इनके झुलस गए थे, जिसके बारे में इजराइल ने कहा था। हालांकि झुलसे थे या फिर यमन का हमला हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, तो ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। बस इतना आप जानिए कि उस हमले में आज इनके 2 लोग गए हैं। अब इन दोनों लोगों की मौत को कवर करने के लिए इजराइल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई हमारे यहाँ लूह चल रही और इस लूह में ये लोग मारे जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये हमला यमन की तरफ से हुआ था। इस हमले में ये लोग मारे गए।
खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है इजराइल के ही एक फार राइट मिनिस्टर है। फार राइट का मतलब जो इजरायली भावनाओं का, जो इजराइल का एजेंडा है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इनका नाम है बेजिलेल। इन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसके बाद अब कंफर्म और क्लियर है कि इजराइल गजा को कब्जा करेगा ही करेगा। इन्होंने टेंडर निकाल दिया। किस चीज का? गजा को कब्जा करने का। 3000 घरों का टेंडर निकाला गया है वेस्ट बैंक में और अलग अलग हिस्सों में, और वहां पे इन टेंडरों को बेचा जा रहा कि जब हम गजा को खाली करवा देंगे तब यहां पे जो घर बनाया जाएगा वो कम से कम दाम में कौन बना सकता है। यानी गजा कब्जा हुआ नहीं है, लेकिन इजराइल ने प्लान बना लिया है कि जब गजा कब्जा हो जाएगा महीने डेढ़ महीने में, तब गजा को हम पूरा बुलडोजर लगा के जब समतल कर देंगे, तब वहां पे जो घर बनाए जाएंगे, जब कॉलोनी बनाई जाएगी, तो 3000 घरों का ठेका, 3000 घरों का टेंडर इजराइल ने पास कर दिया। बाकायदा वहां पे ऑक्शन चल रहा, नीलामी हो रही कि जो सबसे कम दामों में वहां पे घर बनाएगा उसको ये चीजें दी जाएंगी। तो इस कदर इनका इंटेंस प्लान चल रहा है गजा को कब्जा करने का। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से, और एक बार फिर अमेरिका ने भारत को धमकी दी। धमकी क्या दी? जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मोदी जी की कमजोरी पता चल जाएगी। क्या हुआ है? दरअसल अमेरिका जा रहा है अलास्का रशिया से बातचीत करने। ट्रंप जा रहे हैं अलास्का पुतिन से बातचीत करने। इस बातचीत में यूक्रेन को लेके डिस्कशन होना है कि यूक्रेन क्या होगा, जंग कैसे रुकेगी, सीजफायर कैसे होगा। जाहिर सी बात है रशिया झुकेगा नहीं। अब इसी को लेके ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पुतिन को कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर पुतिन बात नहीं मानते हैं तो हम भारत के ऊपर थोड़ा सा और टैरिफ लगाएंगे, भारत के ऊपर थोड़ा सा और हम सैंक्शंस लगा देंगे। अब आप सोचिए, जो मोदी जी हमारे जवाब नहीं देते, मोदी जी अपने मुंह से कुछ कहते नहीं, जो थोड़ा सा भावनात्मक बयान देके निकल लेते हैं, अगर मोदी जी भी कुछ सख्त बयान देना सीख जाते तो शायद बार बार ट्रंप हर झगड़े में भारत का नाम नहीं लेता। भारत पाकिस्तान की जंग हुई, 30 बार से ज्यादा ट्रंप ने कह दिया कि मैंने जंग रुकवाई। इधर इजराइल ईरान के झगड़े में भारत को भी कुछ न कुछ बोल सुना दिया। अब रशिया यूक्रेन के मामले में आए दिन भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश खड़े हैं और कर क्या रहे हैं, जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। साल 2020 में जब हमारे देश के सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसको गैलवान घाटी का झड़प कहा गया, अलग अलग और नाम से इसको पुकारा गया, संबोधित किया गया, इसी के बाद हमारे बॉर्डर चाइना के लिए क्लोज हो गए। हमने चाइना से चीज़ों को मंगाना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अपना हाथ हटाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने एक फैसला लिया है कि 5 सालों से जो बॉर्डर बंद पड़ा था उस बॉर्डर को चाइना के लिए फिर से खोला जाएगा। यानी एक कहावत आपने सुनी है कि गरेड़िए से नाराज बकरी कसाई के पास चली गई। तो हम अमेरिका से इस कदर नाराज हो गए कि चाइना के साथ हमारे व्यापार शुरू हो गए। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये कम गलत, ये ज्यादा गलत, तो हम इनके साथ रहेंगे। आज हमारा ऑफिशियली कोई स्टैंड नहीं बचा है। हम अपने दम पे ऐसा लगता है जैसे कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी अब तो वही हाल है कि अमेरिका ने फटकार लगाई तो हम चाइना के पास गए, चाइना कल को पीठ में छुरा भोंकेगा तो फिर हम रशिया के पास जाएंगे, रशिया अगर कुछ कह दे खुदा न खास्ता तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। यही हमारी मयाद बची है, इसके अलावा हमारा कोई जमीर नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही स्वेडिश से। आज जर्नलिस्ट को लेकर गजा के अंदर बड़ा बवाल देखने को मिला। जर्नलिस्ट जिनको मार दिया था, अल जजीरा के जिन पत्रकारों को शहीद किया था इजराइल ने, आज उनको लेकर स्वेदिश एक जगह है और वहां पे जबरदस्त रैली देखने को मिली। यहाँ पे हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो बाकायदा हाथों में झंडा लिए बस एक आवाज उठा रहे थे कि हमारे पत्रकार भाइयों को न मारो, हमारे पत्रकार भाइयों को इजराइल हाथ न लगाए, नहीं तो पूरी दुनिया के जो मीडिया एजेंसीज हैं, मैं अपने देश की गोदी मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन हाँ बाकी पूरी दुनिया की मीडिया एजेंसी ने ये बात बोली है कि अगर इस तरह से अल जजीरा के पत्रकारों के ऊपर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो फिर आने वाले टाइम में हम केवल और केवल गजा की ही रिपोर्ट कवर करेंगे और इजराइल कितनों को मारेगा। अब ये बात जब निकल के सामने आई तब इजराइल अंदर से हिल रहा है, क्योंकि ये मामला गंभीर है, मामला पत्रकारों की हत्या से जुड़ा हुआ है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है एक बार पाकिस्तान से फिर से। आज 14 अगस्त है। पाकिस्तान आज ही के दिन इंडिपेंडेंट डे मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। कहानी बड़ी सिंपल सी है कि दोनों देश तो आज़ाद एक ही साथ हुए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक दिन पहले ही आज़ाद घोषित कर लिया। ये बता दिया कि हम 14 अगस्त को ही आज़ाद हो गए थे, यानी भारत से हम एक दिन पहले आज़ाद हो गए। आपस की वही जलन वाली भावना। इसी आज़ादी के मौके पर वो चीज़ें हुई जो चीज़ें एक सभ्य देश में नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहली चीज हुई कि हर्ष फायरिंग हुई। AK-47 से जब गोलियां चलाई गई तो इस गोली में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई, 60 के करीब घायल हो गए। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही पाकिस्तान के पेशावर से कि यहां पे आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में 5 लोगों की जान गई है और 8 के करीब बुरी तरह घायल है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पे ही पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। 5 के करीब ऐसे हैं जो मारे गए हैं, 8 के करीब ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। आप सोच के देखिए उस देश के स्वतंत्रता दिवस की खुशी क्या रह गई होगी जिस देश के उसी इंडिपेंडेंट डे के दिन उसके ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको जम्मू कश्मीर की बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में आपको 2 खबरें बताऊंगा, एक बेहद अफसोसनाक और एक सवाल पैदा करने वाली। सबसे अफसोसनाक खबर जम्मू कश्मीर की यह है कि यहाँ पे किश्तवाड़ एक जगह है और वहाँ पे अचानक से बादल फट गया। वही बादल जो उत्तराखंड में फटा था, वहाँ पे बाढ़ आई थी, वही बादल अब जाके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा है और इसको लेके भी जांच पड़ताल जारी है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की जान गई है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, चूंकि मारे जाने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। बादल फटा है, पहाड़ी इलाके में जान गई है। और साथ ही इसी कश्मीर के भागलपुर में आज हमारा एक जवान शहीद हुआ है। आज हो सकता है उसकी डेड बॉडी, सही तो शायद एक दिन पहले ही हो गए थे वो, लेकिन आज उनकी जो डेड बॉडी, उनका जो पार्थिव शरीर है, पूरे सम्मान के साथ उनके घर भेजा जाएगा। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीख चीख के कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने रोका तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमारे देश के आतंकवादियों का जो हश्र है बहुत बुरा होगा। लेकिन अफसोस और सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के अभी 1 महीने भी 2 महीने भी नहीं गुजरे और हमारे कश्मीर के ही भागलपुर में हमारे एक जवान को आतंकवादी शहीद कर देते हैं। ये सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी, आप तो बड़ा चीख चीख के कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, हमने आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया, और आप हमारी गोदी मीडिया की घटिया पंथी देखिए कि आज हमारा एक जवान शहीद हुआ, शहीद हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, किसी भी गोदी मीडिया ने इस बात को कवर नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये कवर करते तो फिर सवाल उठता, तो फिर लोगों के मन में सच्चाइयों का जो भाव है वो पैदा होता कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, और ये चीजें गोदी मीडिया कहां बर्दाश्त करेगी। इस वजह से हमारा देश आज एक जवान की शहादत को नहीं जान पाया, हमारा देश आज एक जवान की शहादत को भूल बैठा, उसे पता ही नहीं चला, और हमारे देश की मीडिया उसको नहीं बताती। खैर, कुछ और अपडेट आपको देता हूं। आज हमारे देश में एक और घटना घटी। राहुल गांधी के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है मानहानि का। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में कह दिया था कि वीर सावरकर मुसलमानों को पीट रहे थे और पीटने के बाद उनको ये तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, बड़े खुश थे, और इस बारे में वीर सावरकर ने किताब लिखी। अब इसी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा हो गया कि वीर सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी। अब कहानी कुछ भी रही हो, इतिहास में मैं नहीं जाता। इतिहास में ना कोई पूरी तरह सही है, ना पूरी तरह कोई गलत है, हर आदमी अपनी अपनी कहानी में हीरो ही होता है। तो वीर सावरकर की इस पूरी किताब को लेकर राहुल गांधी के ऊपर जब मुकदमा चला, इसी दौरान राहुल गांधी के वकील ने तब पूरे लोगों की खटिया खड़ी कर दी जब पता चला कि राहुल गांधी की जान को खतरा था। अगर वो पेशी के लिए जाते तो शायद उनके साथ कुछ गलत काम हो सकता था। बाकायदा कोर्ट में अपील की गई इसको लेकर कि राहुल गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था थोड़ी सी और पुख्ता की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष हमलावर है, जिस हिसाब से जो कांग्रेस है उसके साथ के जो अलायंस है सरकार से सवाल पूछते हैं, उसके बाद अलग अलग बयान निकल के सामने आए जहां राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की बात की गई। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपने वकील को फटकार लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि देखो ये देश है, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होंगी, हमें अपने लोगों पर भरोसा है। इसके बाद अब एक रैली राहुल गांधी निकालना चाहते हैं। इस रैली में क्या हुआ आप वो जानिए। इस रैली में वोट अधिकार यात्रा होगी। इसका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जो लोग जिंदा है, जिनका वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, जिनके नाम की फर्जी वोटर आईडीज बनी, जो 2-2 वोटर आईडी लेके वोट डालते हैं, उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और अगली बार का जो इलेक्शन है उसको फेयर तरीके से करवाना, उसमें कोई धांधली ना हो। और ये चीजें हमारे देश के लिए बिल्कुल जरूरी भी हैं। कोई भी पार्टी जीते, खास मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम जिसको जनता चुने वही जीते। ईवीएम हैक करके, कोई और सिस्टम लगा के, कोई तोड़ मरोड़ करके अगर सरकार बनाई जाती है तो धीरे धीरे इस देश की डेमोक्रेसी फिर खत्म हो जाएगी। इस देश की जो एकता क्षुणता है धीरे धीरे टूट जाएगी। खैर, एक और अपडेट आपको देता हूं। एक सपा से विधायक हैं पूजा पाल। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है। वो राजू पाल जिनकी हत्या के आरोप अतीक अहमद पे लगे। ये कहा गया कि राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उनके तमाम लोगों का हाथ था। फाइनली ये जो विधायक है पूजा पाल, ये समाजवादी पार्टी की है। उसके बाद भी ये बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू करती हैं।
योगी बाबा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे इंसाफ अगर किसी ने दिलवाया है तो योगी आदित्यनाथ ने दिलवाया है। और जैसे ये बयान निकल के सामने आया, फौरन समाजवादी पार्टी ने इनको अपने पार्टी से निकाल दिया। इनको अपनी पार्टी से निकालने के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपने पार्टी विरोध में काम किया है। हालांकि अभी तक पूजा पाल का नाम कहीं भी इस तरह की किसी घटना में नहीं आया कि जब वो सपा के खिलाफ कुछ कार्रवाई की हो। आप इस देश की राजनीति का स्तर देखिए, एक महिला किसी और पार्टी में खड़ी है, तारीफ किसी और पार्टी की अगर कर दे तो फिर सरकारें उसको निकाल देती हैं। हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन ये चीजें सवालिया निशान तब पैदा कर देती हैं कि आप चंद मिनटों में एक विधायक को निकालने का ऐलान कैसे कर सकते हैं। कल को किसी से भी कोई गलती हो, कोई किसी की भी तारीफ कर दे, क्या हमेशा छोटे पायदान पे जो लोग हैं वही ईमानदारी और लॉयल्टी दिखाएं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पर्दे के पीछे तमाम बड़े नेता आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, तमाम बड़े नेता आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। कभी राहुल गांधी जाके मोदी से गले मिल लेते हैं, कभी मुलायम सिंह यादव को देखने योगी आदित्यनाथ चले जाते हैं। तो क्या ऊपर के लेवल के जो नेता हैं आपस में बड़े सेटल्ड हैं और नीचे वाले ही मरते रहे आपस में? ये सवाल उठना चाहिए। खैर, एक बार फिर से एक और खबर आपको देता हूं। ये खबर निकल के सामने आई डेनमार्क से। डेनमार्क में अचानक से एक शगुफा छोड़ा गया और कहा गया कि जो बुर्का है वो कोई मुस्लिम लड़की या बच्ची नहीं पहन सकती। ये एक बात बोली गई और कहा गया कि इससे हमारे देश को खतरा है, जो लोग बुर्का पहनते हैं हमारे देश के लिए खतरा है। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई शरीर खुला होना तो खतरे की बात है, शरीर ढका होना कब से खतरे की बात हो गई? खतरा शायद आपकी मानसिकता में है, खतरा शायद आपकी सोच में है कि आप लड़कियों को जिस पहनावे ओढ़ावे में देखना चाहते हैं, आप जिस बॉडी स्ट्रक्चर को निहारना चाहते हैं, जो उभरे हुई चीजें आप देखना चाहते हैं, शायद वो चीजें आप बुर्के में नहीं देख सकते। और इसी चीज को लेकर आपको समस्या है, तभी आप बार बार परेशान हो रहे हैं। कभी स्कूल में बैन लगाया गया, पहले ये कहा गया कि सार्वजनिक जगह पे लड़कियां नहीं पहनेंगी, लोगों ने मान लिया ठीक है। उसके बाद अब स्कूल में भी ये पाबंदी लगाई गई और कहा गया कि बुर्का नहीं पहना जाना चाहिए। और ये चीजें इस कदर एक एंटी इस्लामिक सोच को जन्म देती है। पहनने को बहुत सारे लोग अपने चेहरों को ढकते हैं, धूप में भी लड़के लड़के अपने चेहरों को ढक लेते हैं। आपको पार्टिकुलर एक बुर्के से प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारी लड़कियां जो सूट सलवार पहनती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो चेहरे पे स्टॉल बांध लेती हैं, दुपट्टा बांध लेती हैं। आपको वहां ऐतराज नहीं होता, ऐतराज आपको सिर्फ बुर्के से है। अब वजह क्या है आप सब जानते हैं, बस एक इस्लामोफोबिया। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और आज मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अरब कंट्रीज की कितनी बड़ी गद्दारी है आप खुद समझ सकते हैं। बाकी अब थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी फायदा